हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों हम जो है पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों पेपर 1 के अंदर अपनों ने दोस्तों 52 नंबर पॉइंट तक पढ़ लिया था, राइट। आज दोस्तों 53 से लेके आगे 100 ऑन अपने डिस्कस करेंगे, राइट। दोस्तों दूसरा जो है, सभी के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो सभी दोस्तों अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेंगे। और दोस्तों जो बचे हुए 3-4 दिन हैं, राइट, इसको दोस्तों आप कुछ भी नया ना पढ़ें, मेरी अगर माने तो। मैं सलाह दूं तो आपको इसमें दोस्तों जो आपने पढ़ा हुआ है पुराना, उसी को रिवीजन करें, राइट। वो दोस्तों पूरा रिवीजन हो चुका है तो ही आप क्या है थोड़ा बहुत नया पढ़ सकते हैं, राइट। और दोस्तों मोटिवेटेड रहना है। ये 3-4 दिन जो है दोस्तों बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक जो है वेडनेसडे को एग्ज़ाम है, राइट। तो दोस्तों 3-4 दिन जो है आप रिवीजन करते रहिए, बार बार चीज़ों को करते रहिए। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो भी देखते रहिए। कोई टॉपिक आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछने लायक, मतलब पूछे जाने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है और आपने नहीं पढ़ा है, तो वो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, राइट। और दोस्तों जो PDF है इनकी प्रीवियस जो मैंने 52 नंबर तक पढ़ाया है, इसकी दोस्तों अपलोड कर दी है मैंने इस चैनल के अंदर, राइट। ये देखिए दोस्तों PDF ऐसे, ये टेलीग्राम का साइन है, राइट। किसी ने ध्यान से देखा हो तो ये टेलीग्राम का साइन है PDF एसएस एग्ज़ाम के अंदर, राइट। एक तो दोस्तों ये PDF एसएस एग्ज़ाम है, एक ये सेम लिखोगे और पीछे ग्रुप लगा दोगे, राइट। तो दोस्तों आपको क्या है ग्रुप में मिल जाएगा इसका, राइट। तो ये इसमें दोस्तों आप PDF जाके इसकी देख सकते हो। तो आज दोस्तों चलते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन से लेके आगे 100 ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले देखिए दोस्तों 52 में क्या था, स्पैरो की फुल फॉर्म थी, याद होनी चाहिए आपको, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं अपने, राइट। ये दोस्तों सस्पेंशन देखते ही आपको लगा होगा कि मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए तो मतलब CCA रूल्स, ठीक है, 1965 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, सस्पेंशन। और दोस्तों उसके अंदर कितने नंबर पॉइंट के अंदर था सस्पेंशन नंबर, दोस्तों 10 नंबर उसका जो पॉइंट है, 10 नंबर जो हमारा रूल है उसके अंदर है, राइट। तो सस्पेंशन दोस्तों क्या होगा, सस्पेंशन को कितने दिन के अंदर रिव्यू करा जाता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज, ठीक है। सस्पेंशन टू बी रिव्यूड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज, राइट। और दोस्तों कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, टोटल दोस्तों मैक्सिमम 180 डेज तक का सस्पेंशन रहता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों सस्पेंशन को और अपने और देखेंगे आगे जब बातें आएगी। तो अभी चलते हैं 54 नंबर पैरा पे। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों, राजभाषा दोस्तों, जो राजकीय कामकाज होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वो दोस्तों है हमारी यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट। और दोस्तों कौन से में चर्चा है, संविधान के दोस्तों भाग नंबर कितना है, ये 17, ठीक है। संविधान के दोस्तों भाग नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 343 में इसकी चर्चा है, राइट। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा संविधान के कौन से भाग में है। भाग नंबर 17 में दोस्तों आर्टिकल पूछा जाता है इसका 343 के अंदर, राइट। अगला चलिए दोस्तों 8th शेड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और दोस्तों जो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो कमेटी बनती है, राइट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के हिसाब से, उसके अंदर दोस्तों टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टोटल दोस्तों कितने 30 मेंबर होते हैं, 20 तो लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 जो है राज्यसभा से लिए जाते हैं, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 343, 8th शेड्यूल में दोस्तों टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में दोस्तों 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। टोटल 30 मेंबर की कमेटी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के हिसाब से, राइट। आगे चलिए दोस्तों, एक तो हो गया दोस्तों हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके बाद देखिए दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स भी हमारे पास है 1976 वाले, राइट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के दोस्तों सेक्शन 8 में पावर दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नए नियम बना सकती है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स दोस्तों 1976 में बने और ये पावर कब दी है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट दोस्तों 1963 के सेक्शन 8 में पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नए नियम बना सकती है, ठीक है। और दोस्तों ये पूरे इंडिया में लागू होंगे एक्सेप्ट तमिलनाडु, राइट। तो ये बात हो गई हमारी। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें जो है रूल्स के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के अंदर जो हमारा जो होल ओवर द इंडिया है, इसको दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया है इन्होंने, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और दोस्तों ग क्षेत्र, राइट। और दोस्तों किस लिए किया है, ताकि जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो उसको करने में दोस्तों, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कोई लेटर भेजना है कहीं पे, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, स्टेट के अंदर, राइट। तो दोस्तों क्या है, वो जिस रीजन के अंदर आएगा जो भी एरिया, तो उसके हिसाब से वहाँ से क्या कम्युनिकेशन की जाएगी, ताकि दोस्तों क्या कम्युनिकेशन बैरियर ना रहे,
राइट। तो इसलिए क्या कह है और गए क्षेत्र में इसको बांट दिया। और दोस्तों एक सवाल या दो सवाल जो है यहाँ से आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। तो देखिए दोस्तों इसको अपने याद करते हैं, चार्ट के द्वारा भी याद करेंगे और वैसे भी देखेंगे कि रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी के अंदर क्या क्या मामला है, राइट। तो देखिए दोस्तों रीजन ए के अंदर तो टोटल 11 दोस्तों स्टेट्स आएंगे, ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों बोल दो। और रीजन बी के अंदर दोस्तों टोटल 5 आएंगे, मतलब टोटल आपको 16 याद करने हैं। 16 याद कर लोगे तो दोस्तों अब आपके पास बचा हुआ सी जो है उसके अंदर ए व बी के अलावा जो भी आएगा आपको टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों रीजन ए जो है उसको याद करने का क्या तरीका है, सबसे पहले दोस्तों एमपी यूपी बिहार याद रखो आप, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या खास बात है, एमपी यूपी बिहार में, एमपी यूपी बिहार से दोस्तों खास बात यह है कि बिहार से दोस्तों क्या बना है, झारखंड बना है, यूपी से दोस्तों क्या है, उत्तराखंड बना है, और एमपी से दोस्तों क्या है, छत्तीसगढ़ बना है, राइट। सही बात है एकदम। बिहार यूपी एमपी दोस्तों याद रखोगे आप, यूपी एमपी बिहार दोस्तों आप याद रखोगे, एमपी यूपी बिहार रख लो, बिहार यूपी एमपी रख लो। इनसे दोस्तों जो जो इनके स्टेट बने हैं, जैसे बिहार से झारखंड और यूपी से दोस्तों उत्तराखंड और एमपी से छत्तीसगढ़, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों का क्षेत्र है, तो राजस्थान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी इसी के अंदर आ जाएंगे। राजस्थान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों किस में आ जाएंगे, रीजन ए के अंदर आ जाएंगे, एकदम सही बात है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार आपको अलग से याद रखना है। अंडमान निकोबार दोस्तों कहाँ है ये, और दोस्तों 90% चांसेस है जो रीजन्स पूछते हैं उसमें उसके अंदर वो अंडमान एंड निकोबार ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अलग सा पड़ता है और समझ में लोगों को ऐसा लगता है कि ये रीजन सी के अंदर आता होगा, राइट। लेकिन दोस्तों रीजन सी के अंदर ना आके रीजन ए के अंदर इसको काउंट किया जाता है, राइट। तो दोस्तों रीजन ए के चीज़ें जो है अपने चार्ट से देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों रीजन ए की जो बातें हैं मैंने आपको क्या बताया था, एमपी यूपी और बिहार, ठीक है, एमपी यूपी और बिहार, ये रहा एमपी मेरा, ये रहा यूपी मेरा, और ये दोस्तों मेरा बिहार, ठीक है। एमपी से दोस्तों मैंने छत्तीसगढ़ निकाल लिया, यूपी से दोस्तों मैंने उत्तराखंड निकाल लिया, बिहार से दोस्तों मैंने झारखंड। ये देखिए दोस्तों एकदम नज़दीक नज़दीक है, सेंट्रल इंडिया के अंदर है ये, ठीक है, सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए दोस्तों इनसे चिपकता क्या है, हरियाणा और राजस्थान है, और फिर क्या है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, राइट। फिर दोस्तों क्या है, यूपी से तो उत्तराखंड निकल ही गया, फिर उसके ऊपर क्या है दोस्तों, हिमाचल है, राइट। ये देखिए दोस्तों राजस्थान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों आ गए यहाँ पे, राजस्थान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये कितने हो गए दोस्तों, 3 और 3 6, ये कितने हो गए दोस्तों, 3 और 3 6, 6 और 3 9, और फिर दिल्ली और दोस्तों क्या आ गया आपका अंडमान एंड निकोबार। ये तो रीजन ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों रीजन बी भी याद करने बहुत ईजी है, कैसे, तो रीज़न बी भी दोस्तों याद करने बहुत ईजी है, कैसे, क्योंकि दोस्तों ये जो रीज़न बी है आपके, ये इधर पश्चिमी जो भारत है, ठीक है, उसके दोस्तों सीमाओं की चिपकते हैं पश्चिमी भारत की, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले याद रखना है, महाराष्ट्र से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मध्य भारत दोस्तों मैंने कंप्लीट कर लिया, हरियाणा राजस्थान यूपी एमपी बिहार इनसे निकले हुए सारे स्टेट्स मैंने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं महाराष्ट्र से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र आ गया पहले, तो एकदम सही बात है। इसके बाद दोस्तों गुजरात आ जाएगा, ठीक है, चिपकते चिपकते चलेंगे दोस्तों इधर पश्चिमी राजस्थान की सीमा से, राइट। तो पहले क्या आ गया दोस्तों, महाराष्ट्र आ गया, इसके बाद दोस्तों मेरा गुजरात आ जाएगा। अब दोस्तों गुजरात के अंदर ही क्या है आपका जो यूनियन टेरेटरीज जो हैं, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, ठीक है। पहले दोस्तों ये अलग अलग थे, अब दोस्तों आपसे पूछ ले मान लो रीजन बी कितने हैं, ठीक है। अब सवाल ऐसे भी तो पूछ सकता है रीजन बी टोटल कितने हैं, अगर थोड़ा सा मुश्किल करना होगा तो, ठीक है, इजी हो आएगा तो दोस्तों पूछ लेगा गुजरात कौन से क्षेत्र में है। उसको मुश्किल करना हो तो बोलेगा रीजन ए के अंदर कितने स्टेट हैं, रीजन बी के अंदर दोस्तों कितने स्टेट हैं और यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर को दोस्तों खेलना होगा आपके साथ तो ऐसे खेल लेगा, राइट, कि हाँ दिमाग चेक करते हैं कितना पढ़ के आए हैं ये, राइट। तो सिंपल पूछेगा तो दोस्तों ऐसे पूछेगा गुजरात कौन से में आएगा, और मुश्किल पूछना होगा तो पूछ लेगा रीजन ए के अंदर कितने हैं, रीजन बी के अंदर कितने हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप तभी बता सकते हो जब आपको सारे याद होंगे, जब आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर अपने एक चलते हैं, महाराष्ट्र हो गया पहले, फिर दोस्तों आपका गुजरात आ जाएगा, और गुजरात के अंदर क्या आ जाएगा आपका दादर व दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, ठीक है भाई। तो अब दोस्तों चिपकते चिपकते अपने आगे और चलते हैं, राइट। तो गुजरात हो गया, फिर दोस्तों अपने पंजाब चलते हैं, और पंजाब के साथ साथ दोस्तों क्या चंडीगढ़ भी मुझे याद रह जाएगा, पंजाब के अंदर ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरे 5 हो गए, राइट, गुजरात महाराष्ट्र पंजाब चंडीगढ़ दमन व दीव दादर व नागर हवेली। इसके अलावा दोस्तों जो भी बचे हैं वो सी क्षेत्र के अंदर आते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका दोस्तों पॉइंट नंबर 54, ठीक है। अब आगे चलिए दोस्तों 55 नंबर पॉइंट में चलते हैं अपने, ठीक। अब दोस्तों ये क्या है कि आपका जो बातचीत करनी है आपको, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस दोस्तों जो बातचीत करेंगे रीजन ए के स्टेट या यूनियन टेरेटरी से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस दोस्तों रीजन बी और रीजन सी के अंदर, तो कैसे बातें होगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है दोस्तों रीजन
एक के स्टेट या यूनियन टेरेटरी से बात करेगा तो हिंदी में कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अगर दोस्तों इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेशन उसकी देनी पड़ेगी, सही बात है। आगे चलिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, रीजन बी के कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट से उससे स्टेट या यूनियन टेरेटरी ऑफिस से बात करेगा तो उसको दोस्तों क्या है, ये सेम आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में करेगा, अगर इंग्लिश में तो हिंदी में ट्रांसलेशन। अगर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस रीजन सी से बात करता है तो उसको दोस्तों क्या इंग्लिश में वो कॉरस्पॉन्डेंस कर सकता है, राइट। और रीजन सी दोस्तों, रीजन सी के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से ए व बी के स्टेट या यूनियन टेरेटरी से अगर बात करना है तो वो हिंदी या इंग्लिश में कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों क्या बहुत सारे नियम हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये बता रखा है एक बी से करेगा, बी सी से करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको फाइनल बता देता हूँ, ए व बी का नाम आ जाए तो आपको हिंदी इसके अंदर आंसर हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों सी आ जाएगा तो इंग्लिश हो सकता है या इंग्लिश व हिंदी दोनों होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे नियम इसके अंदर बनाए गए हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों 56 पे चलते हैं। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी अगर दोस्तों कम माना जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर हिंदी रहा हो, ठीक है, वो डिक्लेयर कर देता है तो वो प्रोफिशिएंट इन हिंदी है, ठीक है। और दोस्तों वर्किंग नॉलेज इन हिंदी कब माना जाएगा, जब वो प्रज्ञा एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम होते हैं तो वो अगर प्रज्ञा एग्जाम पास कर लेगा तो वो वर्किंग नॉलेज इन हिंदी है, ठीक है। और भी दोस्तों इनके अंदर पॉइंट थे 2-3, मैट्रिकुलेशन पास कर ले, ठीक है, ये डिग्री ले ले, वो डिग्री ले ले, ठीक है। तो दोस्तों जो मेन पूछा जाता है वो प्रज्ञा एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है, कि वो पूछ देगा कि अगर किसी इंडिविजुअल ने प्रज्ञा एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा वो प्रोफिशिएंट इन हिंदी है, उसको वर्किंग नॉलेज इन हिंदी है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों प्रज्ञा एग्जाम जब भी आ जाएगा तो आपको ये देखना है कि प्रज्ञा एग्जाम पास कर लिया मतलब उसको वर्किंग नॉलेज इन हिंदी है, राइट। और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी कब है दोस्तों, जब वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, राइट। 58 नंबर पे चलिए दोस्तों, क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द IDAS, ठीक है, जिसको दोस्तों पहले पिंक लिस्ट बोलते थे अब सिविल लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों जो IDS हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर, DAD के अंदर, ठीक है, उनके दोस्तों अपॉइंटमेंट जो भी हेल्ड करते हैं वो, ठीक है, उसको दोस्तों प्रिपेयर करा जाता है और पब्लिश किया जाता है पीरियोडिकली, मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है कुल मिला के जितने भी IDS ऑफिसर हैं, ठीक है, कौन सा सीनियर है, कौन से बैच का है, ठीक है, उनकी दोस्तों पूरी जन्म कुंडली उसके अंदर रहती है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पहले पिंक लिस्ट बोलते थे अब उसको सिविल लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, राइट। पहले इसको दोस्तों पिंक लिस्ट बोलते थे और अब इसको क्या है, सिविल लिस्ट बोलते हैं, राइट। क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द IDS शोइंग द अपॉइंटमेंट्स हेल्ड बाय देम इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड पीरियोडिकली, राइट। दैट लिस्ट इज़ नॉन एज सिविल लिस्ट, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 59 में रोस्टर्स से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, उनके तो दोस्तों सिविल लिस्ट बोलते हैं। अगर SAO AO का रोस्टर बनता है, ठीक है, तो वो कितने साल में बनता है, वो तो हर 3 साल में बनता है, मतलब उसके अंदर उनकी सीनियरिटी वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती है, राइट। और वो प्रिपेयर और पब्लिश कौन करेगा, CGDA करेगा, ठीक है। SAO और AO का दोस्तों 3 डिजिट है इनके नाम के अंदर, ठीक है, सॉरी 3 SAO के अंदर है, 2 AO के अंदर है, तो हर 3 साल में ये बनेगा, ठीक है। और WO का रोस्टर दोस्तों हर 5 साल में बनेगा, ठीक है। या तो दोस्तों इसको ऐसे याद रख लो कि WO जो है वो इनसे छोटी रैंक है तो थोड़े टाइम बाद इसका वो होगा कि रोस्टर बनेगा, ये तो इससे थोड़ी बड़ी रैंक है SAO और AO, तो इनका थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, तो मतलब 3 साल में हो जाएगा, राइट। सिविल लिस्ट SAO AO का रोस्टर 3 साल में और WO का रोस्टर दोस्तों क्या है, हर 5 साल में। या ऐसे समझ लो कि यार मुझे तो डिपार्टमेंट में 5 साल आए को हो गए लेकिन मेरा रोस्टर अभी तक नहीं बना, मैं ऐसे एग्जाम पास कर लूँगा तो मेरा रोस्टर बन जाएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, कैसे भी अपने खुद से ट्रिक बना के इसको याद रख लो। 60 में देखिए दोस्तों आगे है वर्कबुक से रिलेटेड, राइट। तो वर्कबुक का दोस्तों फॉर्म नंबर क्या है, सबसे पहले फॉर्म नंबर है दोस्तों IFCDA 44, राइट। इसको दोस्तों मेंटेन कौन करता है वर्कबुक को, सीनियर ऑडिटर और दोस्तों आपका क्लरिकल स्टाफ इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इंस्पेक्शन की दोस्तों अगर बात आती है तो WO क्या है, इसको डेली चेक करेगा, ठीक है, कि हाँ भैया तूने वर्कबुक बनाई है नहीं बनाई। और दोस्तों आपका AO है, SAO है, ACDA इंचार्ज है, वो वंस पर वीक कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका दोस्तों वर्कबुक से रिलेटेड मामला। अब चलिए दोस्तों OM नंबर 500 जो है, सॉरी OM 1 का पैरा नंबर 500 जो है, यहाँ से भी दोस्तों 1 से 2 सवाल आप उम्मीद कर सकते हो जरूर ही पूछे जाएंगे, राइट। इसके दोस्तों मैंने ऑलरेडी भी बहुत बार ट्रिक आपको बता रखी है, आज दोस्तों फाइनल टच है तो इसमें मैंने इसको एक बार और इंक्लूड कर लिया, क्योंकि दोस्तों जाते जाते अब 2-4 दिन में जो चीज़ें हम नई नई पढ़ लेंगे, थोड़ा तो फ्रेश माइंड के अंदर रहेगी, तो क्या है एग्जाम के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलेगी तो हम उसको टिक भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों OM का पैरा नंबर 500 अपने याद करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों मेनली जो है OM 1 से लेके OM 15 तक दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए अपने देखते हैं OM 1 से OM 15 के अलावा जो हमारी किताबें हैं उनको कौन कौन अपडेट या कर उसमें करेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और जो आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल है इसको PCD सदन कमांड करता है, ठीक है।
ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और दोस्तों आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल। दोबारा सुनिए दोस्तों, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और दोस्तों आपका आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल को कौन करता है? पीसीडी सदन कमांड करता है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एमईएस से रिलेटेड दोस्तों जो अकाउंट्स का मैनुअल है और एमईएस से रिलेटेड दोस्तों जो लोकल ऑडिट का मैनुअल है उसको दोस्तों आपका सीडीए आर्मी मेरठ करेगा। एमईएस के दोस्तों अकाउंट्स का मैनुअल और एमईएस का दोस्तों लोकल ऑडिट मैनुअल जो है वो सीडीए आर्मी मेरठ करेगा, राइट। सीडीए आर्मी मेरठ है दोस्तों, ध्यान देना है यहाँ पे सीडीए पीडी मेरठ या दोस्तों सीडीए फंड मेरठ नहीं है, ठीक है। एमईएस अकाउंट्स का दोस्तों क्या करेगा? सीडीए आर्मी मेरठ, राइट। ऊपर क्या था दोस्तों? पीसीडीए सदन कमांड, नीचे क्या है दोस्तों? सीडीए आर्मी मेरठ। अगला देखिए दोस्तों, एयरफोर्स लोकल ऑडिट मैनुअल कौन करेगा? पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून। एयरफोर्स का दोस्तों लोकल ऑडिट मैनुअल कौन करेगा? करेक्शन या अपडेट? पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून। पेंशन पेमेंट ऑर्डर दोस्तों आपका कौन है? पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। दोस्तों डीपीटीआई, ठीक है, डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है। डीएडी के दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट्स बिल की पोस्ट ऑडिट कौन करता है दोस्तों? पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद करता है, ठीक है। और दोस्तों डीएडी स्टाफ से रिलेटेड और भी दोस्तों कई जो है सिविलियन स्टाफ जो है, राइट, आर्मी वगैरह के, तो उनके पेंशन को सैंक्शन करने का काम दोस्तों कौन करता है? पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के एस्टेब्लिशमेंट बिल्स की पोस्ट ऑडिट कौन करता है दोस्तों? सीडीए पटना करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला चलिए दोस्तों, कोस्ट गार्ड मैनुअल और दोस्तों एनएलएओ मैनुअल, तो हमारा पीसीडी नेवी मुंबई एकमात्र ऑफिस जो है हमारा नेवी का वो करेगा कोस्ट गार्ड मैनुअल और दोस्तों आपका नेवी लोकल ऑडिट जो है एनएलएओ मैनुअल जो है उसको वो अपडेट करता है, राइट। ये चीज़ें आपको याद हुई दोस्तों। पीसीडी सदन कमांड क्या करेगा? सीडी आर्मी मेरठ क्या करेगा? पीसीडी एयरफोर्स देहरादून और पीसीडी पेंशन इलाहाबाद और पीसीडी नेवी मुंबई, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अपने चलते हैं इसको मैप से अपने OM1 से लेके OM15 तक फटाफट याद कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आप देखोगे तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अपने OM1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो OM1 दोस्तों जिस किताब के अंदर ये पैरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो किताब दोस्तों कौन करेगा? CGDA ऑफिस करेगा मेरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट किताब है, राइट। तो वो कौन करेगा दोस्तों? मेरा CGDA ऑफिस करेगा, राइट। तो OM1 तो दोस्तों कौन करेगा? मेरा CGDA ऑफिस करेगा दिल्ली वाला। तो मैं OM1 से दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से OM1 लेके मैं बस में चढ़ गया, फिर दोस्तों मैं क्या गया? मेरठ चला गया मैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैप से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली, राइट। OM1 दोस्तों मैं दिल्ली से बैठा लेके फिर दोस्तों मैं मेरठ चला गया, ठीक है। मेरठ में दोस्तों मैंने क्या किया? OM2 ली दोस्तों आर्मी वालों से, राइट। आर्मी वालों से दोस्तों क्या OM2 ली मैंने मेरठ से, राइट। फिर दोस्तों दिल्ली था, फिर मैं मेरठ चला गया OM2 लेने, फिर दोस्तों मैं क्या है देहरादून चला गया। देखिए दोस्तों मैप में भी एकदम सही बची चीज़ें हैं, ठीक है। कोई आगे आपको आगे पीछे नहीं जाना है, सीरियल वाइज जैसे जाना है, ठीक है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों दिल्ली से मेरठ चला गया, मेरठ से दोस्तों क्या मैं देहरादून चला जाऊँगा, ठीक। OM3 ले लूँगा, ठीक। OM1 2 3 4 ऐसे अब सिंपल याद रखो, पहले दिल्ली CGD ऑफिस, फिर दोस्तों मेरठ दोस्तों आर्मी वालों से, फिर दोस्तों देहरादून से दोस्तों क्या मैं इलाहाबाद चला जाऊँगा, राइट। इलाहाबाद से दोस्तों क्या है फिर मैं वापस आ जाऊँगा। अब दोस्तों बस में चढ़ा था तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यानी फंड मेरठ OM फाइन, मतलब पैसे दे के मैं बस से उतर जाऊँगा, राइट। अब देखिए दोस्तों मैं फंड मतलब पैसा देके जो है बस से उतर गया। इसके बाद देखिए दोस्तों OM6 जो है आपका PCFYS कोलकाता करता है, राइट। इसको अलग से याद रख लो। इसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर जो है मेरा मेरठ तक जो मामला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे 7 नंबर पे जाना है, तो मेरे ऑफिस कौन सा बचा? इधर मुंबई में, पीसीडी नेवी मुंबई में, ये मेरी 7 नंबर करे। फिर दोस्तों क्या है मैं वापस मेरठ आ जाऊँगा 8 नंबर के लिए आर्मी। अब दोस्तों पहले आर्मी था, फिर फंड आ गया, फिर दोस्तों आर्मी आ जाएगा 8 नंबर। फिर दोस्तों मैं 9 नंबर पूना के लिए, फिर दोस्तों 10 नंबर में बेंगलोर, ठीक है। OM10 दोस्तों मेरा क्या हो गया? बेंगलोर हो गया, राइट। अब दोस्तों जो आपका 11 12 13 14 जो है ये सारे जो है दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। आपके दोस्तों जो 11 12 13 14 जो हैं ये सारे दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। 11 12 13 14 जो हैं ये दोस्तों सारे दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपका 11 और 14 जो है वो जो है R&D ऑफिस है, PCD R&D दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों 13वां याद करना है तो PCD BR है, मतलब दिल्ली के अंदर 13 फीट की सड़क आपको बनानी है, BR बॉर्डर रोड, बॉर्डर पे दोस्तों 13 फीट की सड़क आपको बनानी है, तो PCD BR न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। बचा कौन सा दोस्तों? 12वां, राइट। 11 14 दोस्तों कर ही दिया था R&D, 13 दोस्तों 13 फीट की सड़क बनानी है, 12 दोस्तों क्या होगा आपका? PCD न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और बचा दोस्तों OM15 भी आप मेरठ के अंदर चिपका दोगे, राइट। और वो दोस्तों आर्मी हो गया, फंड हो गया, PD बचा तो आपका CDA PD मेरठ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको डायग्राम से चीज़ें याद रखनी है, राइट। दोबारा सुनिए दोस्तों, दिल्ली से चला मेरठ गया, मेरठ से दोस्तों देहरादून से इलाहाबाद से दोस्तों फंड देके मेरठ उतर गया। 6 नंबर दोस्तों फैक्ट्री वाला था, ठीक है। FIS कोलकाता आउट हो गया वो, राइट। इसके बाद दोस्तों मुंबई, PCD नेवी मुंबई, फिर आप वापस मेरठ आओगे आर्मी के पास, राइट। फिर दोस्तों क्या पुणे जाओगे, फिर बेंगलोर जाओगे। 11 से 14 दोस्तों आपका दिल्ली में है, 11 14 दोस्तों R&D है,
12 दोस्तों पीसीडी न्यू दिल्ली और 13 फीट की बॉर्डर पे सड़क बनानी है। और बचा हुआ दोस्तों क्या है, सीडीपीडी मेरठ हो जाएगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अगला दोस्तों 62 जो है आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड है। दोस्तों जो आइडेंटिटी कार्ड जो गजेटेड ऑफिसर का है वो ग्रे बैकिंग का होता है, ठीक है। और दोस्तों जो अदर नॉन गजेटेड स्टाफ है उनका येलो बैकिंग का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला चलिए दोस्तों 63 नंबर है, द अदर नेम ऑफ रीजनल कंट्रोलर इज़ आर्मी कंट्रोलर, ठीक है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था मैंने, रीजनल कंट्रोलर दोस्तों कुछ नहीं होते, वो आर्मी के ही कंट्रोलर होते हैं। मतलब वहाँ पे आर्मी से रिलेटेड दोस्तों सारा काम होता है। नेवी और एयरफोर्स से दोस्तों रिलेटेड काम जो है वो रीजनल कंट्रोलर में नहीं होता, उनके दोस्तों जो फंक्शनल कंट्रोलर है वहाँ पर उनका सारा काम होता है, ठीक है। पीसीडी नेवी है जैसे दोस्तों, वहाँ पे नेवी से संबंधित होगा। पीसीडी एयरफोर्स देहरादून है दोस्तों, वहाँ पे देहरादून में क्या है, एयरफोर्स से रिलेटेड सारा काम अपना होगा, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों 64 नंबर पॉइंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम सीडीए पीडी मेरठ 12 डीपीडीओ आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सीडीए चेन्नई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीडीए पीडी मेरठ जो था आपका, इसके अंडर में क्या थे, 51 आपके डीपीडीओ काम कर रहे थे, ठीक है। सीडीए पीडी मेरठ जो था दोस्तों, उसमें आप देखोगे तो आपके 51 जो है डीपीडीओज काम कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो 12 डीपीडीओ जो हैं वो सीडीए चेन्नई के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया दोस्तों, टोटल आपके पास हो गया 63, राइट। टोटल दोस्तों हो गया आपके पास 63, राइट। तो ये देखिए दोस्तों आपका पास हो गया टोटल 63, 51 प्लस 12 से जोड़ करोगे तो 63 आपका आ जाएगा। अगला चलिए दोस्तों सीसीएस कंडक्ट रूल कब आए थे, 1964 के अंदर आए थे, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला दिया हुआ है 66 के अंदर, ये दोस्तों सीसीएस कंडक्ट रूल से ही रिलेटेड है। इसमें देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड प्ले कार्ड्स ऑन द लॉन एंड सच अदर प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। ये दोस्तों क्या मनाही है, सीसीएस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो दोस्तों ताश के पत्ते खेलता पाया गया पार्क के अंदर या कोई अदर प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द ऑफिस बिल्डिंग, तो वो गलत है, ठीक। अगला देखिए दोस्तों, द गेम ऑफ कार्ड शुड बी कंफाइंड टू द रिक्रिएशन रूम और प्लेसेस अप्रूव्ड फॉर सच ए पर्पसेस, ठीक है। और दोस्तों जो आपको गेम ऑफ कार्ड जो है वो कब खेल सकते हो आप, वो दोस्तों आप खेल सकते हो, गेम ऑफ कार्ड शुड बी कन्फाइंड टू द रिक्रिएशन रूम और प्लेसेस अप्रूव्ड फॉर सच पर्पस, या तो दोस्तों आप रिक्रिएशन रूम में खेल लो, राइट, या दोस्तों उस पर्टिकुलर काम के लिए कोई भी प्लेस अगर ऑथराइज है तो वहाँ खेल सकते हो। और कब खेल सकते हो दोस्तों, लंच के आधे घंटे के अंदर, ठीक है। अब अगला चलिए दोस्तों, ये सवाल भी दोस्तों प्रीवियस पूछे गए हैं इन लाइनों से सेम, ठीक है। नो इंडोर गेम्स शुड बी प्लेड इन द ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर 7 PM एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज ए टूर्नामेंट, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप दोस्तों क्या करना है, नो इंडोर गेम्स शुड बी प्लेड इन द ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर दोस्तों आपको कोई भी इंडोर गेम नहीं खेलना है, कब, 7 बजे के बाद, ठीक है। इंडोर गेम दोस्तों क्या आप नहीं खेल सकते ऑफिस बिल्डिंग के बाद, ऑफिस बिल्डिंग में 7 बजे के बाद स्पेशल ओकेजन्स को छोड़ के, जैसे टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है तो तब खेल सकते हो, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों 67 में है, ओरल इंस्ट्रक्शंस बाय सुपीरियर टू बी अवॉइडेड, दोस्तों अगर आपका सुपीरियर आपको कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शंस दे तो आपको क्या है उसको अवॉइड करना है, आपको क्या सारी चीज़ें दोस्तों लिखित में मांगनी है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स विशिंग टू जॉइन द भारत सेवक समाज शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट कंसर्न, ठीक है। अगर दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को भारत सेवक समाज दोस्तों कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ना है तो प्रायर परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट हेड ऑफ द ऑफिस है या डिपार्टमेंट कंसर्न, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों 67 के अंदर क्या दिया गया है, 67 में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, ए कैजुअल मील, लिफ्ट और अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट, ठीक है। दोस्तों कोई भी कैजुअल मील आप ले लो, लिफ्ट ले लो या कोई अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी ले लो, ठीक है, शुड नॉट बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट, ठीक है। और कंडक्ट रूल में दोस्तों क्या है, गिफ्ट की बात कहाँ है, रूल नंबर 13 के अंदर। और कंडक्ट रूल में दोस्तों गिफ्ट की बातें कहाँ दी गई है, कंडक्ट रूल में दोस्तों गिफ्ट की बातें जो है 13 नंबर रूल के अंदर दी गई है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों वेडिंग पे, एनिवर्सरी पे, फ्यूनरल्स पे, रिलीजियस फंक्शंस पर क्या है गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। वेडिंग पे दोस्तों, एनिवर्सरी पे, फ्यूनरल पे, रिलीजियस फंक्शन पर गिफ्ट ले सकते हैं, कहाँ किससे, नियर रिलेटिव से और दोस्तों पर्सनल फ्रेंड से जिससे कोई भी ऑफिशियल डीलिंग्स अगर आपकी नहीं है तो, ठीक है। अगर दोस्तों जो गिफ्ट आप लोगे इन ओकेजन्स पर उनकी वैल्यू जो है इससे एक्सीड करती है मान लो, ठीक है। ग्रुप ए ऑफिसर के लिए 25,000 रुपया, ग्रुप बी ऑफिसर के लिए दोस्तों कितने हैं 15,000 और दोस्तों ग्रुप सी के लिए 7500, राइट। दोबारा सुनिए दोस्तों, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स, रिलीजियस फंक्शन पर आप गिफ्ट ले सकते हैं नियर रिलेटिव से, पर्सनल फ्रेंड से, राइट, जिनसे क्या है आपकी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों इनकी वैल्यू
इतने से ज़्यादा होगी तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रुप ए ऑफिसर के लिए दोस्तों 25,000 रुपये से अगर वो गिफ्ट ज़्यादा लेता है, ठीक है, इन फंक्शंस पे, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ग्रुप बी के लिए दोस्तों क्या है, ग्रुप बी के लिए अगर वो 15,000 लेता है और ग्रुप सी के लिए 7500, ठीक है, 7500 का डबल दोस्तों कितना हो गया 15,000, 15,000 में 210 जोड़ दिया तो 25,000, 25,000, 15,000 और 7500, ठीक है। और दोस्तों इन केसेस के अलावा अगर दोस्तों कोई भी गिफ्ट लेता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों ग्रुप ए और बी के लिए है वो लिमिट 5,000 रुपया, सी के लिए दोस्तों 2,000 रुपये। ये दोस्तों किताब में शायद कम दी गई है, ठीक है, इसको दोस्तों आप अपडेट कर सकते हो, 5,000 रुपया और 2,000 रुपया, ठीक है, 25,000, 15,000, 7500, ठीक है, 5,000, 2,000, आपका कितना हो जाएगा, ए और बी के लिए 2,000 और सी के लिए ए और बी के लिए 5,000 और सी के लिए 2,000, ठीक है। इनके अलावा अगर केसेस में कोई भी गिफ्ट वगैरह लिया जाता है तो, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला है ए गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेक ऑनरेरी वर्क ऑफ। अब देखिए दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन के वो कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वो काम कौन कौन से हैं वो देखिए, अंडरटेक ऑनरेरी वर्क ऑफ ए सोशल और चैरिटेबल नेचर, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल दोस्तों कोई भी सोशल या चैरिटी का कोई भी काम करता है, ठीक है, तो अगर वो करता है दोस्तों ऑनरेरी वर्क है सोशल या चैरिटेबल नेचर का, तो वो विदाउट प्रीवियस सैंक्शन की गवर्नमेंट के कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अंडरटेक ओकेजनल वर्क ऑफ ए लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक करेक्टर, ठीक, कोई भी दोस्तों ओकेजनल वर्क लिटरेरी या आर्टिस्टिक या साइंटिफिक करेक्टर का हो तो वो कर सकता है। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज एन एमेच्योर, ठीक है, वो दोस्तों क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है शौकिया तौर पे, तो भी क्या है उसको इन चीज़ों की प्रीवियस कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सीसीए रूल जो है वो 1965 में आए। 1964 में दोस्तों क्या थे, कंडक्ट रूल आए। 1965 में दोस्तों उनकी पालना अगर कोई नहीं करता है तो उस पर दोस्तों कैसे अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, कैसे दोस्तों डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगी, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, सस्पेंशन दोस्तों उसका कैसा होगा, वो सारा जो बातें हैं वो 1965 में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सस्पेंशन अगर करना है किसी का, तो अगर दोस्तों कोई 48 घंटे से ज़्यादा अगर कस्टडी के अंदर डिटेन है, ठीक है। अब दोस्तों ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि आपको 48 आवर्स याद रखना है। 48 आवर्स से ज़्यादा को दोस्तों अगर कोई भी कस्टडी के अंदर डिटेन है तो वो सस्पेंड माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सस्पेंशन को रिव्यू कितने दिन के अंदर अंदर करना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। 90 दिन के अंदर अंदर का आपको सस्पेंशन का रिव्यू करना है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सस्पेंशन में 130 दिन तक। और दोस्तों दोबारा सुनिए कि 90 दिन तक तो आपको क्या करना है, सस्पेंशन का रिव्यू करना है अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम इतना कितना हो सकता है सस्पेंशन किसी का भी, 180 डेज, लगभग 6 महीने दोस्तों क्या कोई भी सस्पेंड रहता है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, सस्पेंशन दोस्तों रूल नंबर 10 के अंदर है आपका, सीसीए रूल 1965 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कोई इंडिविजुअल सस्पेंड रहता है तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, उसको दोस्तों गुजारा भत्ता दिया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, राइट। क्योंकि दोस्तों कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है अल्टीमेटली तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, ठीक है, कि हाँ उसको देखभाल करेगी, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, उसकी फैमिली दोस्तों गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है, तो उसको दोस्तों क्या है सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। उसकी दोस्तों आधी हो जाती है पे प्लस डीए उसको मिलता है 50%, ठीक है। और दोस्तों जो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस है, जैसे सस्पेंशन को 90 दिन के अंदर अंदर रिव्यू करते हैं, वैसे ही दोस्तों इस सब्सिस्टेंस अलाउंस को भी क्या है रिव्यू करा जाता है 3 महीने के बाद, ठीक है। या तो दोस्तों इसको बढ़ा देंगे 50% से, मतलब पहले 50% तो ऑलरेडी था, 75% कर देंगे, या दोस्तों इसको घटा देंगे 50% यानी 25% कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास 3 डाटा हो गया, तो आपका 25% होगा, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, या दोस्तों आपको 50% हो गया, ठीक है, या दोस्तों 75% होगा आपकी जो वर्तमान तनख्वाह होगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई दोस्तों आपको। मोटी मोटी बात दोस्तों याद रखनी है आपको कि सब्सिस्टेंस अलाउंस का रिव्यू कितने दिनों बाद किया जाता है, सवाल ऐसे पूछेगा वो, सब्सिस्टेंस अलाउंस का रिव्यू कितने दिनों के बाद किया जाता है, 3 महीने के बाद किया जाता है भैया, ठीक है। इसके अंदर हाफ पे प्लस डीए आपको मिलता है, इंक्रीज 50% से इंक्रीज और डिक्रीज करा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सस्पेंड अगर हाफ हो तो उसके दौरान आपका हेडक्वार्टर लीव कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, कैन नॉट लीव द स्टेशन, आप स्टेशन दोस्तों लीव नहीं कर सकते, विदाउट प्रायर परमिशन आप नई चीज़ कर सकते हैं, विदाउट प्रायर परमिशन दोस्तों आप नहीं कर सकते ये, राइट। हेडक्वार्टर दोस्तों क्या होता है आपका, लास्ट प्लेस ऑफ द ड्यूटी, हेडक्वार्टर दोस्तों क्या होगा आपका, लास्ट प्लेस ऑफ द ड्यूटी, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 74 के अंदर क्या दिया गया है, गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल एलटीसी। दोस्तों अगर कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्या है, कोई भी दोस्तों इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंड है तो एलटीसी अवेल नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? क्योंकि उसको छुट्टी ही नहीं मिलेगी, ठीक है। सीएल भी दोस्तों नहीं मिलती है, और एलटीसी के लिए आपको कम से कम छुट्टी तो चाहिए, एक छुट्टी तो कम से कम चाहिए आपको, राइट। तो इसलिए क्या है दोस्तों, वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकता क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलती, सीएल भी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों फैमिली मेम्बर जो है उसके एलटीसी ले सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। लीव दोस्तों सस्पेंशन में ग्रांट नहीं होती है, ठीक। इसके बाद चलिए दोस्तों 76 के अंदर क्या बोला गया है, रिकवरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब दोस्तों एक सवाल जो है यहाँ से भी ज़रूर आपको मिलेगा देखने को, एक या फिर दो, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों बेसिक चीज़ें भी अगर आपने पढ़ी है, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ा है चीज़ों को, तो भी दोस्तों 40-50 नंबर लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे सवाल दोस्तों देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मुद्दा ये है कि ये चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये 5 पॉइंट ये है, 5 3 8, 8 और 3 11 पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें से कोई एक ऐसा मुश्किल सा पूछ लेगा घुमा के, ठीक है, तो वो चीज़ें कि आपको फिर नहीं आएगी, राइट। तो दोस्तों याद करना इंपॉर्टेंट है, समझना सब्सिस्टेंस अलाउंस सबको समझ में आता है, सस्पेंशन सबको समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर है रिकवरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब देखिए दोस्तों इसको है कंपलसरी डिडक्शन एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर। इसके बाद है दोस्तों डिडक्शन नॉट टू बी मेड, राइट। तो आपके दोस्तों सब्सिस्टेंस अलाउंस है, एक तो वो पहले ही कम मिल रहा है आपको, सस्पेंड हो तो दोस्तों ये पहले ही सरकार कम दे रही है, 50% इसको कर दिया, ठीक। इसमें से भी दोस्तों कंपलसरी क्या क्या डिडक्ट होगा आपका। पहला तो दोस्तों इनकम टैक्स तो आपको देना ही है, अगर आपको इनकम टैक्स के अंदर आ रहे हो तो इनकम टैक्स तो दोस्तों आपको देना ही है, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको हाउस रेंट भी देना है। हाउस रेंट बोले तो लाइसेंस फीस, अगर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन है तो उसकी जो लाइसेंस फीस और दोस्तों उसके अलाइड चार्जेज हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। पहला दोस्तों आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा दोस्तों आपको हाउस रेंट की लाइसेंस फीस और अलाइड चार्जेज हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। तीसरा दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी दोस्तों आपने सरकारी लोन ले रखा है, ठीक है, कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट से एडवांस ले रखा है, तो उसकी रीपेमेंट भी आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपका दोस्तों CGHS कंट्रीब्यूशन है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का दोस्तों कोई कार्ड बना हुआ है, CGHS कार्ड बना हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन दोस्तों आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों आपका CGEGIS का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का दोस्तों आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जो थोड़े बहुत पैसे कटते हैं दोस्तों, आपको रुपए कटते हैं जो पर मंथ, वो भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रहेगी ये चीज़ें आपको। पहला तो दोस्तों आपका क्या है, इनकम टैक्स कटवाना ही कटवाना है आपको। दूसरा दोस्तों हाउस रेंट, लाइसेंस फीस, एलआईडी चार्जेस कटवाने हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन दोस्तों जरूर कटनी है। और दोस्तों लास्ट वाले चौथा पांचवा है CGHS और दोस्तों CGEGIS, राइट। ये दोस्तों आपके हो गए 5 पॉइंट जो कंपलसरी डिडक्शन है। इसके बाद देखिए दोस्तों डिडक्शन एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर। जो दोस्तों सस्पेंडेड ऑफिसर है उसके ऑप्शन पर है कि वो कटवाना चाहता है नहीं कटवाना चाहता, ठीक है। उसका दोस्तों PLI का प्रीमियम, ठीक है दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका प्रीमियम होगा, तो वो उसको क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कटवाना चाहिए या नहीं। अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव स्टोर सोसाइटी, दोस्तों कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर आपकी कोई भी अमाउंट्स ड्यू है, तो ये देखिए दोस्तों PLI प्रीमियम हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अमाउंट देनी है, तो ये देखो ये मतलब कंपलसरी सा हमें नहीं लग रहा, थोड़ी फील आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या फील आ रही थी यार, सरकारी घर में रह रहे हैं तो लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी, अरे यार इनकम टैक्स भी मुझे देना पड़ेगा, सरकारी लोन ले रखा है तो वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। इलाज करवा रहा हूँ मैं CGHS में, CGEGIS में, तो वो भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी टाइप नहीं है, राइट। तो पहला दोस्तों क्या होगा आपका PLI का प्रीमियम, दूसरा हो गया दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और हो गया दोस्तों रिफंड ऑफ GPF एडवांस। आपने दोस्तों GPF ले लिया, अब मान लो जो GPF में आ ही नहीं रहा, ठीक है, उससे ये सवाल पूछेगा तो वो तो पहले तो घूम ही जाएगा, अरे GPF क्या भला है, ठीक है, क्योंकि सारे NPS के अंदर है लगभग लोग, ठीक है। और दोस्तों जो 99% लोग जो SCS दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो तो सारे NPS में ही होंगे, ठीक है। तो फिर भी दोस्तों किताबों के अंदर लिखा हुआ है तो हमें याद तो करना ही पड़ेगा इसको, राइट, क्योंकि दोस्तों ऑफिसर बन के भी आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा GPF से, ठीक है, कोई पेंशन जा रहा है, कोई और चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रिफंड ऑफ GPF एडवांस है वो भी आपके किस पे है, आपके ऑप्शन पे है, कि जो सस्पेंडेड ऑफिसर जो है उसके ऑप्शन पे है कि वो GPF का जो एडवांस लिया है उसने, उसका रिफंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या डिडक्शन नॉट टू बी मेड, अब ऐसे डिडक्शन दोस्तों जो होंगे ही नहीं। पहला तो GPF सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आपका दोस्तों का GPF नहीं कटेगा, जो आप मंथली जो कंट्रीब्यूट करते हो GPF के अंदर वो। अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, दोस्तों कोर्ट ने कोई भी अटैचमेंट कर लिया, मतलब पैसे वैसे आपसे कुछ लेने हैं उस कोर्ट ने, तो वो चीज़ें भी क्या आपसे नहीं ली जाएगी। अब देखिए दोस्तों कोर्ट अटैचमेंट का बात आ जाती है तो हमारा दिमाग घूमने लगता है कि यार ये तो कंपलसरी डिडक्शन होगा, कोर्ट तो मतलब न्याय दोस्तों
न्याय विभाग है, ठीक है, हमारी कोर्ट है, हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है, ये तो पैसे लेके ही मानेगी, ठीक है। तो ऐसी दोस्तों फील आपको नहीं लेनी है। अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट का मतलब है आपको जो है डिडक्शन उसका नहीं होगा कोर्ट की अगर कोई भी अटैचमेंट आपसे है तो, ठीक है। तो वो अमाउंट आपसे क्या है दोस्तों, अब इसको ऐसे याद रख लो, कोर्ट की तो आपसे अटैचमेंट है, ठीक है दोस्तों, जिससे अटैचमेंट होती है वो आपसे पैसे नहीं लेता कभी भी, ठीक है दोस्तों। आप दो दोस्त हो, ठीक है, चाय पीने गए, राइट, तो आपके दोस्तों अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो दोस्तों दोनों ने चाय पी ली तो क्या दोनों वॉलेट निकालते हैं, ठीक है। अटैचमेंट दोस्तों नहीं होगी तो वो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये दूसरा निकाल देगा तो, राइट। तो दोस्तों कोर्ट से आपकी अटैचमेंट है बहुत सारी, तो आपको पैसा भी उसको नहीं देना है, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट, ठीक है, रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट। अगर दोस्तों गवर्नमेंट का लॉस आपने कोई भी कर दिया तो उसकी रिकवरी भी दोस्तों नहीं होगी। फील इसके अंदर दोस्तों ऐसा आ रहा है कि ये कंपलसरी डिडक्शन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसको आके है रिकवरी इसकी नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो याद रह जाएंगे आपको दोनों, जो शुरुआती है कंपलसरी डिडक्शन और दो एट द सस्पेंडेड ऑफिसर के उसके ऑप्शन पे। सवाल दोस्तों 99% उम्मीद है यहीं से पूछेगा वो, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, हमें लगते हैं कंपलसरी डिडक्शन लेकिन दोस्तों होते नहीं हैं, ठीक है। कई बार दोस्तों जो चीज़ें दिखती है वो चीज़ें होती नहीं हैं, राइट। तो इसमें आगे दोस्तों रिडक्शंस नॉट टू बी मेड, राइट। रिडक्शंस नॉट टू बी मेड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन और आपका अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, रिकवरी ऑफ लॉस टू द गवर्नमेंट। जैसे दोस्तों कुछ चीज़ें दिखती है, बहुत दिख रही हैं, वो चीज़ें एक्चुअल में है नहीं, राइट। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर आपने हो गया कि डिडक्शन नॉट टू बी मेड, इसमें क्या हो गया, कौन कौन से डिडक्शन नहीं होंगे। पहला तो आपका हो गया दोस्तों जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, दूसरा हो गया दोस्तों अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, तीसरा हो गया दोस्तों रिकवरी ऑफ लॉस टू द गवर्नमेंट, राइट। आगे चलिए दोस्तों अगला चलते हैं रूल नंबर 77 पे। रूल नंबर दोस्तों 77 के अंदर क्या लिखा गया पॉइंट नंबर के अंदर दोस्तों, रूल नंबर 11 के अंदर क्या पेनल्टीज़ आपको दी गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों टोटल जो है 9 पेनल्टी है, आपको 4 + 5 से याद रखनी है, ठीक है। 4 तो दोस्तों आपकी माइनर है, छोटी पेनल्टी है तो दोस्तों 4 है, मेजर दोस्तों 5 है क्योंकि बड़ी पेनल्टी है, राइट। अब दोस्तों देखते हैं मेजर और माइनर से सवाल आपका। पहले दोस्तों जो भी एसएएस का एग्जाम हुआ है कम से कम 1000 बार मेजर माइनर पेनल्टी का पूछा हुआ है, ठीक है। आप दोस्तों कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, हर एक पेपर में मेजर माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, इस प्रकार से दोस्तों तमाम तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। वही दोस्तों घुमा फिरा के चीज़ें पूछी गई है। लेकिन दोस्तों अब जो ये क्या है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपसे क्या है नंबर ऑफ पेनल्टीज पूछ सकता है, या दोस्तों अब सवाल ऐसे पूछेगा कि रिकवरी फॉर्म पे है तो ये माइनर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी है, राइट। या दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे तो 3 आपको माइनर के दे देगा, 1 दोस्तों मेजर का दे देगा, या 3 मेजर के दे देगा, 1 माइनर का दे देगा, ठीक है। या दोस्तों दे देगा बोथ 1 और 2। इस प्रकार से दोस्तों क्या इन पेनल्टियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कंठस्थ आपको होनी चाहिए, अपना नाम भले ही भूल जाओ दोस्तों, इन चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है। तो दोस्तों इन पेनल्टीज़ की एक खास बात भी क्या है कि इनकी ग्रेविटी जो है 1 से 9 तक बढ़ेगी, ठीक है। 1 से 9 तक दोस्तों ग्रेविटी बढ़ेगी। जैसे मैं 1 पेनल्टी करूँगा, ठीक है, तो वो क्या होगी दोस्तों, मेरी छोटी पेनल्टी है 1 नंबर पेनल्टी, राइट। जैसे दोस्तों मैं 9 नंबर तक पहुँचूंगा तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो सरकारी नौकरी से ही डिसमिस कर दिया, ठीक है। आगे वो इसको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि आगे वो सरकारी नौकरी का फार्म भी भर पाए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले है सेंश्योर, ठीक है। सेंश्योर दोस्तों क्या होता है, इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं निंदा करना। ये भी दोस्तों क्या एक माइनर पेनल्टी है, लेकिन वार्निंग क्या है दोस्तों, एक माइनर पेनल्टी नहीं है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है, सेंश्योर और वार्निंग में क्या फ़र्क है। सेंश्योर तो दोस्तों एक पेनल्टी है, वार्निंग एक पेनल्टी नहीं है। भले ही वार्निंग दोस्तों आपको रिकॉर्डेड दे दे, ठीक है, आपके डॉजियर्स के अंदर दोस्तों उनको उसको रिकॉर्ड कर दे, लेकिन वो कभी भी पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, माइनर पेनल्टी दोस्तों कभी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। ये दोस्तों इनफॉर्मल टाइप एक्शन होता है वार्निंग का। सेंश्योर दोस्तों एक फॉर्मल एक्शन है प्रॉपर। और दोस्तों कई बार डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो आरोप है वो सिद्ध ही नहीं होता इंडिविजुअल पर, ठीक है। जो इंडिविजुअल ने दोस्तों काम किया है उस पर आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया, मेरे पे आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ, ठीक, फिर भी दोस्तों डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो गई, तो उनको क्या छोटी से छोटी पेनल्टीज़ पे लगानी रहती है, ठीक है। कि वो सोचते हैं कि यार इतना ताम जाम किया है, इतने टाइम तक प्रोसीडिंग चली है, इतने हमने एनर्जी लगाई है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, ठीक है, ये वो सारा ताम जाम अपॉइंट किया है, तो कम से कम छोटी मोटी पेनल्टी तो लगाओ इस पर, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या इसको सेंश्योर दे के क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, सेंश्योर हो गया पहला। दूसरा दोस्तों विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ठीक है। आप दोस्तों अभी भी कोई भी ऑडिटर हो, सीनियर ऑडिटर हो, क्लरिकल हो, आपको दोस्तों डब्ल्यू बनना है एसएएस के एग्ज़ाम के बाद। अगर दोस्तों आपने कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है, आप पे दोस्तों माइनर पेनल्टी लग
लगी और फिर क्या है आपको डब्ल्यू बनाया ही नहीं, ठीक है, आपको प्रमोशन ही विद होल्ड कर दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला देखिए दोस्तों 3 नंबर के अंदर दोस्तों 2 हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों इसमें रिकवरी फ्रॉम पे। अगर दोस्तों आपने कोई नुकसान कर दिया गवर्नमेंट का, ठीक है, धन संबंधी नुकसान करने पे दोस्तों पेक्यूनरी लॉस बोलते हैं धन संबंधी को। पेक्यूनरी दोस्तों अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, हमारे पेपर 3 के अंदर भी काम आएगा पेक्यूनरी लॉस, ठीक है। दोस्तों आपने कोई धन संबंधी नुकसान कर दिया, ठीक है, मान लो आपके ऑफिस के अंदर कोई भी कंप्यूटर था, ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट की दोस्तों, कोई और प्रॉपर्टी थी, राइट, तो कोई भी दोस्तों आपने धन संबंधी नुकसान कर दिया तो आपकी पे से रिकवरी हो जाएगी, राइट, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकवरी फ्रॉम द पे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज। आपको दोस्तों क्या एक स्टेज नीचे करना है, लोअर स्टेज पे डालना है एक स्टेज नीचे टाइम स्केल के अंदर, और वो दोस्तों कहता है पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। पीरियड दोस्तों 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, और दोस्तों नॉट एडवर्सली अफेक्ट हिज पेंशन, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों क्लॉजेज अगर आपको मिलते हैं तो वो माइनर पेनल्टी है दोस्तों। इन सबको खोल दूंगा मैं, ठीक है, ये कंडीशंस दोस्तों धीरे धीरे मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरी पेनल्टी नंबर 5 और 6 बन जाएगी जो मेजर पेनल्टी है, ठीक है। विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है दोस्तों, उससे क्या है आप पेनल्टी आपको जिस पीरियड के अंदर लगती है आपको नुकसान उतने ही पीरियड का होता है, बाद में दोस्तों क्या आप सभी के बराबर आ जाते हो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के अंदर, ठीक है। विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट के अंदर दोस्तों क्या है आप सभी से पिछड़ जाओगे, राइट, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, आपका दोस्तों इंक्रीमेंट रोक दिया तो ये भी क्या है माइनर पेनल्टी के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो मोटी मोटी दो बातें दोस्तों को क्या याद रखनी है, सेंश्योर, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। 3 नंबर के अंदर 2 है, पे से रिकवरी या दोस्तों रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दोस्तों विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए, और दोस्तों नॉट एडवर्सली अफेक्ट हिज पेंशन, ठीक है, पेंशन को भी दोस्तों क्या अफेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। आगे चलिए दोस्तों 79 के अंदर है मेजर पेनल्टी कितनी है, 5 है, ठीक है। मेजर पेनल्टी दोस्तों कितनी है, 5 मेजर पेनल्टी है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब देखिए दोस्तों मेजर पेनल्टी जो हमारी कितनी थी, ये 3 नंबर थी, इसके अंदर बहुत सारे क्लोज दिए गए थे। अब दोस्तों नीचे इनको खोल दूंगा मैं, ठीक है, उसके अंदर कितना था 1 स्टेज आपको नीचे करना है, 3 साल से कम करना है, और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लोअर स्टेज में डालना है टाइम स्केल के अंदर, एक स्टेज नीचे का कोई जिक्र नहीं है, 3 साल से कम कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, विदाउट क्यूमुलेटिव विद क्यूमुलेटिव कोई जिक्र नहीं है, तो आपका ये क्या होगी माइनर पेनल्टी हो, मेजर पेनल्टी होगी, ठीक है। रिडक्शन टू लोअर द टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड और पोस्ट सर्विस, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ओनली पे के बारे में है, यहाँ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस भी लगा दिए तो पेनल्टी मेरी 6 नंबर बन गई। इसके बाद देखिए दोस्तों 7वीं 8वीं और 9वीं जो है सिमिलर सी हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट है पहले तो दोस्तों, कंपलसरी रिटायरमेंट है। कंपलसरी रिटायरमेंट दोस्तों मेजर पेनल्टी के अंदर काउंट होता है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलते हैं। आपकी दोस्तों जो सर्विस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मान लो मुझे 60 साल सर्विस करनी है, ठीक है, 55 साल की उम्र के अंदर मुझे पैरे पे कोई आरोप लगे और मुझे मेजर पेनल्टी देके क्या कर दिया, कंपलसरी रिटायरमेंट मेरा कर दिया, ठीक है, तो मेरे 5 साल सर्विस दोस्तों मेरी कम हुई है, लेकिन मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट सारे मिलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या रिमूवल फ्रॉम द सर्विस। अब दोस्तों सर्विस से रिमूव कर दिया तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सरकारी नौकरी जो है कर सकते हो नए कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर। ये हो गया आपका रिमूवल फ्रॉम सर्विस। और दोस्तों डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के अंदर क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। आप दोस्तों सरकारी फार्म भी नहीं भर सकते। ये दोस्तों कितनी होगी, टोटल 5 हो गई। वो कितनी थी दोस्तों, टोटल 4 थी। ये दोस्तों कितनी होगी, टोटल 5 हो गई। तो आपका दोस्तों 4 + 5 का जोड़ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। 4 + 5 का दोस्तों जोड़ कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। आगे चलिए दोस्तों, अगला है रूल नंबर 80, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 80 के अंदर क्या दोस्तों दिया गया है, रूल नंबर 14 में दोस्तों क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी जो क्या है पूछे गए हैं प्रीवियस के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, कि मेजर पेनल्टी को, अब देखिए पेनल्टीज तो दोस्तों 11 नंबर के अंदर है, मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी, लेकिन दोस्तों इनको प्रोसीजर कैसे है इम्पोज करने का, मेजर के लिए तो दोस्तों 14 नंबर है और माइनर के लिए दोस्तों क्या 16 नंबर रूल इसका दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला चलिए दोस्तों 81 नंबर के अंदर क्या दिया गया है, हाउ मच टाइम शुड बी अलाउड टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू सबमिट हिज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो दोस्तों कितना टाइम जो है अलाउ किया जाता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को टू सबमिट हिज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो दोस्तों कितना टाइम दिया जाएगा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसको अगर अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है, कोई भी चार्जेज उस पर लगे हैं, तो दोस्तों ऑर्डिनरी नॉट एक्सीडिंग 10 डेज, ठीक है। 10 दिन के भीतर दोस्तों क्या है उसको देना पड़ेगा, 10 दिन से ज़्यादा दोस्तों उसको टाइम नहीं मिलेगा, राइट।
हाउ मच टाइम शुड बी अलाउड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू सबमिट हिज रिटन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ चार्जेज, कितना, ऑर्डिनरी नॉट एक्सीडिंग 10 days। अगला देखिए दोस्तों 82 नंबर है, हु अपॉइंट इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर को दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल अपॉइंट द इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है। आईओ को दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब दोस्तों जो आईओ है, पीओ है, राइट, और दोस्तों आपका जो डिफेंस असिस्टेंट है, राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, राइट। अब देखिए दोस्तों किसी पे भी मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर किसी पे लगानी है तो सबसे पहले दोस्तों ये सारा काम जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करते हैं, जिनको मैं डीए बोलता हूँ, ठीक है। डीए दोस्तों कौन होती है, जो रूल 11 वाली पेनल्टीज लगा सकती है, ठीक है, रूल 11 वाली। जनरली दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या कर सकती है, क्या करती है कि वो दोस्तों क्या इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करती है, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर दोस्तों क्या अपॉइंट करती है, आईओ जिसको बोलते हैं, जो क्या करता है दोस्तों एज ए जज का काम करता है। जैसे कोर्ट के अंदर दोस्तों क्या जज बैठता है, वैसे ही क्या ये जज है, ठीक है, ये इधर बैठेगा, राइट, आईओ। और दोस्तों जज जैसे कोर्ट के अंदर वकील होते हैं, तो इसमें दोस्तों वकील का काम कौन करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट। इधर दोस्तों कटघरे में कौन खड़ा है, जिस इंडिविजुअल ने क्या है, जो गलत काम किया है, राइट, किसी भी एम्प्लॉय ने जिसके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है। इसकी दोस्तों सहायता के लिए कौन होगा आपका, इसकी दोस्तों सहायता के लिए क्या होगा आपका, डिफेंस असिस्टेंट होगा, राइट, डिफेंस असिस्टेंट, राइट। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, 3-4 पॉइंट है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो रूल 11 वाली जो अथॉरिटी जो पेनल्टी लगा सकती है, राइट। और दोस्तों जो रूल 11 वाली जो पेनल्टीज़ हैं, अब दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अंदर भी एक केस है, अगर मेजर पेनल्टी लगानी है तो वो ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही लगा सकती है। जैसे दोस्तों कोई भी क्लर्क, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर है, उनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपका पीसीडीए सीडीए है, तो मतलब पीसीडीए सीडीए के पास दोस्तों फुल पावर है आप पे मेजर पेनल्टी लगा सके। माइनर पेनल्टी लगानी है तो दोस्तों नीचे की अथॉरिटी जो है, ठीक है, वो लगा सकती है, राइट। तो ये दोस्तों मोटी मोटी बातें आपको समझ में आई। आईओ कौन होता है, पीओ कौन होता है, और दोस्तों जिस इंडिविजुअल पे चार्ज लगे हैं, राइट, दोस्तों जो इसमें जो चार्ज ऑफिशियल है, राइट, जिसको चार्ज ऑफिशियल है दोस्तों, राइट, इसका दोस्तों वकील कौन होगा, आपका डिफेंस असिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, हु विल अपॉइंट इंक्वायरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा दोस्तों, सिंपल सी बातें हैं, कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगी। हु विल अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और उसका रोल क्या है दोस्तों, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, उसका रोल क्या है। अपॉइंटिंग दोस्तों भले ही इंक्वायरी ऑफिसर की हो या दोस्तों पीओ की हो, इनको अपॉइंट दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही करती है, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये दोस्तों जो भी चार्जेस लगे हैं उनके सपोर्ट में बोलेगा, मतलब सरकारी वकील है कुल मिला के, ठीक है। और दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, जो रूल 11 वाली पेनल्टी लगा सकती है, 4+5 यानी 9 जो पेनल्टी लगाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इम्पोज मेजर पेनल्टी कौन सी है, वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगला देखिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल से आपको बताया है, कोई भी ग्रुप सी पोस्ट है, राइट, कोई ऑडिटर है, क्लर्क है, राइट, जो भी है, तो इसके अंदर दोस्तों इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, पीसीडीए है, ठीक है। इनकी दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी कौन सी हो गई, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों ये सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो पीसीडीए होंगे वो तो सारी पेनल्टी जो है रूल 11 वाली लगा सकते हैं, यानी मेजर भी। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपकी क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। टोटल दोस्तों 1 से 9 तक मैंने पेनल्टी पढ़ी है, तो दोस्तों मेजर पेनल्टी जो है वो ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी लगा सकती है। तो पीसीडीए को दोस्तों, पीसीडीए ने इनको अपॉइंट किया है, तो पीसीडीए दोस्तों कॉम्पिटेंट है सारी पेनल्टी इन पे लगाने के लिए, ठीक है, 1 नंबर बात। दूसरा दोस्तों एसीडीए, डीसीडीए और जेसीडीए जो है वो दोस्तों 1 से 4 तक की पेनल्टी जो है ओनली इस पर लगा सकते हैं, इन पे लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, मान लो ग्रुप सी पोस्ट है, तो एसीडीए, डीसीडीए और जेसीडीए जो है वो 1 से 4 वाली ओनली माइनर वाली लगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनके बाद जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन होगी, अपील दोस्तों अगर आपको करनी है, क्योंकि दोस्तों हर जैसे आरटीआई एक्ट है उसके अंदर दोस्तों हमने क्या है, हम अपील करते हैं, पीआईओ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो दोस्तों आप ऊपर अपील करोगे, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी से नहीं हो तो आप आयोग में जाओगे, राइट। वैसे ही दोस्तों आप इनके निर्णय से खुश नहीं हो तो अपीलेट अथॉरिटी के पास दोस्तों पीसीडीए करेंगे तो आप सीजीडीए के पास जाओगे, और दोस्तों एसीडीए, डीसीडीए, जेसीडीए ने पेनल्टी लगाई है तो आप दोस्तों पीसीडीए सीडीए के पास जा सकते हो, जस्ट इनसे हायर रैंक, राइट। ये दोस्तों समझ में आई दोस्तों बातें आपको, राइट। आगे चलिए दोस्तों, हु अपॉइंट आईओ, ठीक है। आईओ को दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, राइट। आईओ दोस्तों कौन हो गया आपका, इंक्वायरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 84 में क्या बोला गया है, हु अपॉइंट आईओ, तो दोस्तों इंक्वायरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, ये चीज़ अपनों देख ही ली। कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट आईओ इंक्वायरी ऑफिसर टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ द चार्जेस, ठीक है। कैन डीए इटसेल्फ वर्क एज आईओ, दोस्तों क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है क्या वो खुद इंक्वायरी ऑफिसर का काम कर सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों कर सकती है, लेकिन
वो क्या करती है दोस्तों, अगर अनअवॉइडेबल स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जहाँ पे डीए को ही काम करना पड़े जहाँ पे डीए को ही काम करना पड़े दोस्तों, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ही काम करना पड़े इंक्वायरी का, राइट, तो तब कर सकती है अनअवॉइडेबल अगर सर्कमस्टांसेस है, राइट। लेकिन दोस्तों जनरली क्या करती है, डीए शुड रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग द आईओ। डीए क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने आप को अलग रखती है इंक्वायरी ऑफिसर बनने से, राइट। 85 नंबर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों बाहर से नॉइज़ आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, 2-4-5 मिनट का वीडियो है, राइट। 85 नंबर देखिए दोस्तों, हु विल अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड व्हाट इज हिज रोल। तो डीए को दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, हु विल अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो दोस्तों प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, डीए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल अपॉइंट पीओ टू प्रिवेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द डीए इन सपोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चेंज। मतलब वकील है जो डीए के बिहाफ पर क्या है दोस्तों, वो सारे केस वगैरह सबूत वगैरह प्रस्तुत करेगा। 86 देखिए दोस्तों, कैन द एक्यूज्ड ऑफिसर बी परमिटेड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर टू प्रेजेंट हिज केस। क्या दोस्तों एक्यूज्ड ऑफिसर जो है, जो जिस पे चार्जेस लगे हैं, वो परमिटेड है असिस्टेंस लेने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर की, अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर दो बातें हैं, इफ़ पीओ अपॉइंटेड बाय डीए इज ए लीगल प्रैक्टिशनर। अगर दोस्तों जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है, वो अगर दोस्तों लीगल प्रैक्टिशनर है, तो आपका जो एक्यूज्ड ऑफिसर है वो भी दोस्तों वकील की सहायता ले लेगा, राइट। या दोस्तों केस कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरों के समझ में नहीं आ रहा है, तब दोस्तों क्या वो सहायता ले सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको समराइज में अगर करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसकी समरी आपको बना के बता दूं, तो सारी चीज़ें क्या है और बेटर तरीके में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आ जाएगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों कौन सी है, जो रूल 11 वाली सारी पेनल्टी लगा सकती है, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों एक केस है कि अगर मेजर पेनल्टी लगानी है, तो मेजर पेनल्टी लगानी है तो दोस्तों ओनली आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी लगाएगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोस्तों, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हु इज़ कॉम्पिटेंट टू इम्पोज अ मेजर पेनल्टी ऑन एनी इंडिविजुअल, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों कौन सी है, जो रूल 11 वाली पेनल्टी लगाएगी। आप पे दोस्तों मेजर पेनल्टी लगानी है तो वो कौन करेगी, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, राइट। अगर दोस्तों कोई भी एक्यूज्ड ऑफिसर है जिस पे चार्जेस लगे हैं, वो तो दोस्तों कटघरे में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका एक्यूज्ड ऑफिसर, राइट। डीए दोस्तों क्या करता है, आईओ को और पीओ को अपॉइंट करता है, ठीक है। आईओ मतलब इंक्वायरी ऑफिसर, इसके बिहाफ पर जो केस की सुनवाई सुनेगा, और जो पीओ यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो केस को प्रेजेंट करेगा, मतलब सबूत वगैरह, वकील है एक प्रकार से, ये वकील है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये पीओ वकील है, और दोस्तों इधर भी कोई भी इसका वकील होगा, तो मतलब ये दोस्तों इसका कोई डिफेंस असिस्टेंट होगा, राइट। और दोस्तों इसके अंदर एक केस है कि ये लीगल प्रैक्टिशनर कब हो सकता है, ठीक है। ये दोस्तों लीगल प्रैक्टिशनर कब हो सकता है, ये वकील कब हो सकता है, अगर दोस्तों पीओ वकील हो, ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर वकील हो, तब ये क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है। या दोस्तों केस ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि दूसरों के समझ में नहीं आएगा, तब क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर की वो सहायता ले सकता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों आपका 86 नंबर पॉइंट तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 87 से लेके 100 आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जैसे भी मैं सोच रहा था लंबा वीडियो बना दूं, लेकिन दोस्तों अभी क्या नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम तक, ठीक है। मेरे घर के पीछे दोस्तों एक क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।